बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पोर्ट्स रिलेटेड इशूज़ के हवाले से। और आज हम इंतहाई मशकूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और साथ साथ उनके मीडिया डिपार्टमेंट के जिसको हेड कर रहे हैं डायरेक्टर मीडिया समीर बर्नी साहब के। उनसे हमने रिक्वेस्ट की क्योंकि PSL से पहले हमारा ये लास्ट शो है, तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही थी कि आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें और हारून रशीद साहब से हम जानें कि मुख्तलिफ अदवार उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ देखें। इस मरतबा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे क्या उम्मीद रखें और कौम हारून रशीद साहब से क्या उम्मीद रखें, क्योंकि लोग भले ही जितना इख्तिलाफ कर लें हारून रशीद साहब से, जो इनकी ईगल आई है कि जो इनकी सिलेक्शन है उस पर कोई दो राय नहीं। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं इनको देता हूँ जो लोम्बार्ड अंडर 15 में इन्होंने टीम सेलेक्ट की कि जहाँ से तौफीक उमर पाकिस्तान को दस्तयाब हुए, कामरान अकमल दस्तयाब हुए, शोएब मलिक, बाजीद खान, यासिर अरफात और इमरान नज़ीर, इमरान फरत उसके रिजर्व में थे, जानिसार खान, बहुत ऐसे नाम है कि जो शायद मैं इस वक्त नाम लूँगा तो प्रोग्राम का वक्त कम हो जाए, लेकिन वो टीम इन्होंने सेलेक्ट की। शाहिद खान आफरीदी को इनकी ईगल आई ने देखा और इनकी जादीदा निगाहों ने पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर दिया। तो सिलेक्शन पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ लोग इन पर जो तनकीद करते हैं इस पर भी बात करनी है, साथ साथ इनकी विजन, इनकी पॉलिसी के हवाले से बात करनी है। और हम मज़ीद शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब का, शकील शेख साहब का, कि जब दो सहाफ़ी हेड कर रहे हों किसी जगह तो उसके असरात हमें नज़र आते हैं कि वो बड़े आसानी के साथ अपने प्लेयर्स को मीडिया के सामने भी लेकर आते हैं और अपनी पॉलिसीज़ को सामने ला के अपने जो पॉलिसीज़ हैं उनको आवाम के सामने रखने की बात भी करते हैं। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नजम सेठी साहब, हारून रशीद साहब, शकील शेख साहब और समीर बर्नी साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने आज के लिए हमें हारून रशीद साहब को अवेलेबल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं और जो पीछे कैमरे के पीछे लोग काम करते हैं। थैंक यू सो मच। हारून भाई के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की चमचमाती ट्रॉफी से पर्दा उठ गया। लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब और पहला मैच 13 फरवरी को मुल्तान में होगा। सबको पता लगना चाहिए कि तब्दीली आ गई है, क्योंकि तब्दीली में कुछ चीजें मुख्तलिफ होती हैं। चेयरमैन PCB नजम सेठी। लाहौर कराची की एक दूसरे से रकाबत पुरानी है, ऐसे में हर किसी की कोशिश होती है कि अच्छा परफॉर्म करे। फखर जमान। मोहम्मद आमिर एक अच्छे बॉलर है, पाकिस्तान के लिए बहुत से मैचेस जीते हैं। शोएब मलिक। उमर अकमल को फ्रेंचाइज का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने उन्हें नाकिस कारकर्दगी के बावजूद दोबारा मुंतखब किया। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खुद बाबर आजम ने कहा कि मुझे ड्रॉप करके सरफराज को खिलाएं। मोहम्मद रिजवान। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का 8वां एडिशन कल से शुरू होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेलने के बाद तजुर्बा मिला, जिसके बायस T20 वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी है। आलिया रियाज। रेड के ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। एक्शन से भरपूर चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। 100 से जायद गाड़ियां मुकाबले में शरीक। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। आपने टॉप स्टोरी में देखा कि नजम सेठी साहब का स्टेटमेंट कि तब्दीली आ नहीं रही है, तब्दीली आ गई है। और इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि तब्दीली का ही मज़हर है कि इस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरना इससे पहले एक तवील अरसे तक लैपटॉप चीफ सेलेक्टर रहे और वो कभी भी आपने उनको GTV की या जी स्पोर्ट्स की स्क्रीन पर इसलिए नहीं देखा होगा क्योंकि शायद वो हमारे तेज़ और तुन सवालात बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनकी ताब नहीं ला सकते। लेकिन हारून रशीद साहब हमेशा से फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं, इसलिए आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। हारून भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देंगे कि आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, मुख्तलिफ हैसियतों के साथ आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व कर चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी का भी आप हिस्सा रहे और कई प्लेयर आपने अपनी इस ईगल आई से दिए। इस मरतबा किस विजन के साथ आपको ये सीट दी गई है और आप किस अप्रोच के साथ आए हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने काइंड वर्ड्स इस्तेमाल किए मेरे बारे में। ओवर द इयर्स मुख्तलिफ मैंने पोजीशंस पे काम किया PCB के लिए और कोशिश यही की कि जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सके वो करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और आजकल की जो पाकिस्तान की टीम आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर वो प्लेयर्स हैं जो कि अंडर 16 के प्रोग्राम से आए हैं, जो मैंने 2007 में शुरू किया था PCB के ताउन से। तो
ठीक है, विजन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त दो अहदाफ हैं, जिसमें सबसे पहले तो एशिया कप है और उसके बाद है वर्ल्ड कप। उससे पहले जितने भी मैचेस हैं, चाहे वो वनडे हो, T20 हो, उसको सामने रखते हुए ही हमें ये देखना होगा कि हमारे पास कौन सा इतना अच्छा पूल है जिसमें हमें 25 से 30 लड़के ऐसे मिल जाएं जिसको हम रोटेट कर सकें और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप और एशिया कप हम इस काबिल हो सके कि एक ऐसी टीम बन जाए जो जाके वर्ल्ड कप में खेले। ठीक है, क्योंकि पीछे जो रबी राजा साहब थे उनका शिकवा भी था कि खिलाड़ियों की तादाद कम है, क्या प्लेयर का पूल हमारे पास कम है, तो इस तनाजुर में आपका काम कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो क्रिकेट जो है, जो पहले रीजन की क्रिकेट होती थी, डिपार्टमेंट की क्रिकेट होती थी, प्लेयर छोटी टीमों से भी निकल कर सामने आ जाते थे, तो अब प्लेयर्स का पूल कम होने से आपका काम कितना मुश्किल हो गया है? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मुश्किल इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि पिछले 4 सालों में अगर आप देखें तो लोअर लेवल के ऊपर, यानी ग्रास रूट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, शहरों की लेवल के ऊपर क्लब क्रिकेट नहीं हुई, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट नहीं हुई, सिटी क्रिकेट नहीं हुई, जिसकी वजह से जो नए खिलाड़ियों ने ऊपर आना था वो नहीं आए। तो इस वक्त जितने भी जो पिछले 10 से 15 साल में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपके सामने वही पूल मौजूद है और उसी में जो अच्छे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको सामने रखते हुए मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया हुआ है और तकरीबन नंबर ऑफ ओपनर्स, नंबर ऑफ मिडल ऑर्डर बैट्समैन, नंबर ऑफ स्पिनर्स, नंबर ऑफ ऑलराउंडर्स और नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स की एक फहरिस्त तकरीबन तैयार कर ली है। तो इंशाल्लाह हम उसी में रखते हुए जो भी हमारे पास प्लेयर्स मौजूद हैं उनको हम रोटेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उसमें से कितना अच्छा कॉम्बिनेशन जो है हम बना सकते हैं, जो कि वर्ल्ड कप जो कि अभी तक तो इंडिया में ही है और वहाँ के पिचेस को सामने रखते हुए भी आपको टीम बनानी होगी, क्योंकि स्पिनर्स भी वहाँ चाहिए, वहाँ पर आपको फास्ट बॉलर्स भी चाहिए और ऑलराउंडर्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जहन में हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ही हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अरुण भाई आपकी जो एक खुसूसियत रही है वो ये कि आप बड़े नामों पे नहीं जाते हैं। मुझे याद है कि जब आप UBL के साथ मुंसलिक थे तो अशरफ अली के होते हुए, सैफुल्ला के होते हुए, राशिद लतीफ़ को आप UBL की टीम में लेकर आए, फिर उसके बाद तौसीफ अहमद साहब को आप UBL की टीम में लेकर आए, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। फिर जूनियर से क्रिकेट पे आप बहुत सारे नामों का आपने इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि अब प्लेयर्स को कुछ ये शिकायत भी थी कि शायद वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर करके थक जाते हैं, लेकिन जो नेशनल टीम के कोचेज हैं वो ये कहते हैं कि यार आप इंटरनेशनल क्रिकेट का मटेरियल नहीं है। तो क्या अब उन प्लेयर की शिकायतों का अजाला होगा? देखिए, एक तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड उसका बता दूंगा क्यों हम, जैसे आपने राशिद लतीफ़ की बात की या जैसे आपने तौसीफ अहमद की बात की, उस दौर में जो क्रिकेट होती थी ना, उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी स्ट्रांग होती थी कि उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता था वो जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी परफॉर्म कर लेता था। लेकिन बदकिस्मती से अब क्योंकि आजकल के हम दौर में जब देखते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट का बहुत बड़ा फर्क आ गया है, तो इस वजह से हमारा जो डोमेस्टिक परफॉर्मर है, जब भी हम उसको कभी सिलेक्ट करके ऊपर भेजते हैं तो उसको इब्तदाई लम्हात में उसको मुश्किलात पेश आती हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एडजस्ट करने में मुश्किल होती है। इसलिए बाज़ दफ़ा आप देखते होंगे कि आपके नए खिलाड़ी आके इन एंड आउट होते हैं और कुछ अर्से के बाद जाके अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे अपने नज़दीक हमारी कोशिश तो यही होगी कि जो मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो है ना ए टीम के टूर्स जो है ना वो ज्यादा होने चाहिए, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेटर, डोमेस्टिक परफॉर्मर पहले ए टीम के लेवल के ऊपर बाहर के ममालिक में जाके उन एनवायरनमेंट में खेल के अपने आप को मजबूत करे और वो फिर इस काबिल हो जाए कि जब हम उसको ऊपर लेकर जाएं तो उसको इतना फर्क महसूस ना हो, ना प्लेइंग कंडीशंस का, ना सामने ऑपोजिशन का। जो आप ए टीम के टूर्स पे खेलते हैं तो आपके सामने जो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं उन्होंने भी आगे जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो इब्तिदा में ही हमको तैयारी ऐसी करनी होगी कि हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, अच्छे परफॉर्मर्स को हम ए टीम के टूर्स पे लेके जाएं, उनको फिर लेकर चलें आगे जाकर वो पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अच्छा आपके पास कोई ऐसी कोई आप पॉलिसी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो फॉर्मर चेयरमैन थे वो बड़े फर्म बिलीवर थे इस बात के कि जो टेंटेड प्लेयर है वो कुछ भी कर लें उनके लिए दरवाजे पाकिस्तान टीम के नहीं खुलेंगे। आमिर के लिए माजी में भी नजम शेट्टी साहब ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, अभी भी उनको कहा कि वो आए डोमेस्टिक में परफॉर्म करें और खेलें, और बिल्कुल सही बात है कि डोमेस्टिक ही वो रास्ता है कि जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की एंट्री देता है। तो क्या यही जो पॉलिसी है, क्या ये शर्जील खान के लिए भी होगी, क्या ये और दीगर प्लेयर के लिए भी होगी? देखिए अली, इसमें एक चीज को मैं थोड़ा सा और यहाँ पर वाजे कर दूं कि इनफैक्ट दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट की जो टेंटेड प्लेयर्स हैं या जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने माजी में कुछ गलतियां की हैं, तो उनको हमें बिल्कुल ही नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन अगर आप
मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर मैं आपको इंटरनेशनल फोरम पे भी लेके जाऊं, सैमुअल 2 साल के लिए बैन हुए थे, वापस अगर अपने मुल्क के लिए खेले। शकीब अल हसन बांग्लादेश में वो बैन हुए, उसके बाद वापस आकर खेले। इस तरह की कई आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि अपनी अपनी सजाएं काट कर लोग आ गए और उन्होंने खेला, और उसके बाद फिर उन्होंने वो गलतियां नहीं दोहराई। इंसान आप देखें गलती का पुतला है, और हमेशा जब आप नेचर यानी अल्लाह ताला भी जब आपको माफ कर दे तो इंसान कौन है जो उसको माफ ना करे, प्रोवाइडेड कि वो लड़का जिसने अगर कोई गलतियां की थी वो दोबारा उसको दोहराए ना। सो मेरे अपने नजदीक एक क्लियर पॉलिसी है, जिसमें आपने अभी चेयरमैन साहब का नाम लिया, सेठी साहब ने बाकायदा कहा है कि इवन अगर आमिर की बात करते हो तो आमिर ने तो रिटायरमेंट मैंने सुना ले ली हुई है, और उसके बाद होगा ये कि ये जरूरी नहीं है कि ये प्लेयर्स जो हैं अगर वो आ भी जाते हैं, अगर वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे, उनको कम्पीट करना पड़ेगा ना। तो उनकी जगह जिन्होंने ले ली है वो भी उन्होंने अपने आप को मजबूत कर लिया होगा। सो मेरे अपने नजदीक बड़ा अच्छा मिक्स होगा। तो ऐसे तमाम प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जब आएंगे PSL आपके सामने सारे के सारे ये प्लेयर्स खेल रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। मैं मानता हूँ ये T20 का फॉर्मेट है, लेकिन ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट भी शॉर्टर वर्जन और 50 ओवर भी शॉर्टर वर्जन है। सो मेरे अपने नजदीक ये अपॉर्चुनिटी है उन सब प्लेयर्स के लिए, अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस और अपना कॉन्डक्ट। अगर ये सारी चीजें अच्छे रखते हैं, हमारे उस बेंचमार्क्स पे वो पूरे उतरते हैं, तो क्यों नहीं। आई थिंक मैं तो हर उस प्लेयर को कहूंगा कि वो जरूर खेले, या बिल्कुल जहां फिशानी के साथ खेले, और बिल्कुल इस चीज की फिक्र ना करे कि उनको सिलेक्शन का मौका नहीं मिले। ठीक है, और सबके लिए सिलेक्शन के दरवाजे खोले। हारून रशीद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस तो कुछ और भी बातें करेंगे हारून रशीद साहब से सिलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से, और खुद हारून रशीद साहब की सिलेक्शन के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हारून रशीद साहब से बात कर रहे थे, उनकी विजन के हवाले से और उस अप्रोच के हवाले से कि जिसको लेकर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं। हारून भाई, ये बताइएगा कि अमूमन ये शिकायत रहती है कि जो हमारी जो टीमों का सिलेक्शन है वो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को शायद इतना फॉलो नहीं करते हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग से हम जो है वो अपनी टीमें अपनी सिलेक्ट करते हैं। इस हवाले से आपकी और आपकी सिलेक्शन कमेटी की सोच क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि अगर तो आप किसी शॉर्टर फॉर्मेट के लिए अगर टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर T20 PSL का जो एक आपका ब्रांड टूर्नामेंट है, ब्रांड जो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, उसमें परफॉर्म करना आप ये देखते हैं कि वो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स के मुकाबिल हो। ऑब्वियसली अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छे होके ही तो परफॉर्म करेंगे ना। सो इसलिए जो वेटेज मिल जाता है वो इसलिए मिल जाता है कि ऑलमोस्ट एक इंटरनेशनल मैच का समा होता है, क्योंकि दोनों तरफ की टीमों में मिक्स होते हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी होते हैं, आपके लोकल प्लेयर्स भी होते हैं, तो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उनको मनवाते हैं। एंड बाय एंड लार्ज अगर आप देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जो भी T20 के फॉर्मेट से पाकिस्तान की टीम के शॉर्टर वर्जन में गया है, चाहे वो हारिस रऊ हो, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो या और दूसरे नाम हो, उन्होंने आगे जाकर अपने आप को मनवाया। वेयर एज जहां एक इश्यू आता है वो ये होता है कि क्या आया T20 क्रिकेटर्स को टेस्ट क्रिकेट में खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है। इसीलिए आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फोरम मौजूद होता है कि ताकि ये प्लेयर्स जो हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, वहां उनको 18-18, 20-20 ओवर करने की आदत पड़े, क्योंकि T20 क्रिकेट में आप 4 ओवर का स्पेल करते हैं, 2 ओवर पहले करते हैं, 2 ओवर बाद में करते हैं, तो आपकी बॉडी ट्यून अप नहीं होती टू प्ले अ लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम। सो उसमें बहुत ज्यादा इस चीज का इस्तेमाल होता है कि इंजरी ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो, क्योंकि आप तो T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बॉलों को बचाते हैं, वेयर एज आप जब टेस्ट क्रिकेट में खेले होते हैं तो आपने आउट करने वाली बॉलिंग करनी होती है। सो ये एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन मैं ये फील करता हूं कि ना सिर्फ ये कि डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स और जो PSL के T20 के परफॉर्मर्स हैं उनको उसी रिलेटिव फॉर्मेट में सामने रखते हुए अगर आप उनको सिलेक्ट करते हैं तो कोई अर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा हारून भाई, ये तो चले हमने आपकी और आपकी सिलेक्शन कमेटी की अप्रोच के हवाले से बात की, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है, क्योंकि आप एक तजुर्बेकार शख्सियत हैं और बहुत सारे लोग जो एतराज़ कर रहे हैं, जरा मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन जो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, ठीक है, कामरान अकमल एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको आपने शामिल किया, वो जूनियर के साथ भी हिस्सा है, लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि वो जूनियर को हेड कर रहे हैं और आपकी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। फिर यासिर हमीद और मोहम्मद समी ये काफ़ी यंग हैं, जबकि दूसरी जानिब हम जूनियर सिलेक्शन कमेटी में देख रहे हैं कि तौसीफ अहमद जैसा कदावर नाम मौजूद है और दूसरे जो है वो सीजन और सीनियर प्लेयर मौजूद हैं। ये क्या सोच के कॉम्बिनेशन बनाया गया है?
देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ये देखनी होगी कि आपने देखा होगा कि ये तमाम जो आपने नाम लिए, ये अभी रिसेंटली रिटायर्ड क्रिकेटर्स, मॉडर्न डे के फॉर्मेट में खेले हुए लोग जिनको आजकल की क्रिकेट के बारे में पता है। और जब आप सीनियर लेवल के ऊपर जब आप टीमों को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस किस्म की अप्रोच और सोच की जरूरत होती है कि इन्होंने खुद भी इस किस्म की क्रिकेट खेली हुई है, तो ऐसे प्लेयर्स को जांचने में ये आपको अच्छी एडवाइस कर सकते हैं। मेरे जैसे आपने नीचे नाम लिया, वहां पर इसलिए एक्सपीरियंस्ड और ऐसे बंदे रखे क्योंकि निचले लेवल के ऊपर आपकी आंख होती है जिससे आप प्लेयर को पिक करते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने जूनियर लेवल के ऊपर कोचिंग भी की हुई है और मुसलसल पिछले कई सालों से जूनियर लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग बहुत हैंडी हैं नीचे, ताकि वो वहां से अच्छे प्लेयर्स को सामने निकाल कर ऊपर लेकर आए। ठीक है। और एक और जो मकसद था उसमें कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी का एक बंदा चेयरमैन होना चाहिए नीचे, उसका रीजन ये कि ताकि दोनों सिलेक्शन कमेटीज का आपस में सिंक हो, ताकि राब्ता हो, आपको पता हो कि नीचे से कौन से प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं और ऊपर वाले जो उसके हिसाब से अंडर 19 के अगर टूर्स हो रहे हैं या ए टीम के टूर्स हो रहे हैं, तो आपके पास वो मिक्स जो है वो नीचे से आपको मिलता रहे और वो आप उनको आगे भेजते रहे। सो आई थिंक इसके पीछे ये सोच थी और मैं ये फील करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये चलते रहे इस तरीके से तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह विद इन अ ईयर और टू आप देखेंगे बड़े अच्छे नए नए लड़के आपको आगे आते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि काफी लोग ये बात भी कर रहे हैं कि काबरा अकमल को बहुत ज्यादा शायद उनको बहुत ज्यादा जो है वो दस्ते शफ़क़त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि जूनियर सिलेक्शन कमेटी को भी हेड कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी का बेस था, यहाँ पे किसी और प्लेयर को भी रखा जा सकता था। नहीं, इसमें देखें, इसमें एक सोच है। आई थिंक लोग ऑब्वियसली हर कोई अपना अपना स्पेकुलेट करता है, लेकिन इस पूरी उसके ऊपर एक सोच है जिसके तहत ये सारी चीजें की गई हैं। और मैं तो ऑब्वियसली सेठी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने यानी जो भी मेरे प्लान्स थे, जो मैंने सोचा था उसके मुताबिक उन्होंने मुझे पूरा भरपूर साथ दिया और उन्होंने मेरी इस चीज को अग्री किया कि इस तरीके से कुछ लोग ये भी करना चाहते हैं। सर कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि आप इतनी कदावर शख्सियत हैं तो आपने दानिस्ता तौर पे जूनियर्स, इतने ज्यादा जूनियर्स रखे कि जो शायद आपके सामने नजर उठा सके, नसर उठा सके। देखिए, ये बड़ी अजीब मेरे अपने नजदीक सतही सी सोच है कि जो लोग मुझे जानते हैं, आप भी मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी इस किस्म की सोच नहीं रखता। मैं हमेशा अपने जो भी मेरी टीम होती है उसको मैं पूरा इस चीज का वो एतमाद देता हूं कि आपने जो भी चीजें बात करनी है ऑब्वियसली आप मुझे बताएं कि चाहे आप सिलेक्शन कमेटी को ले लें, सीनियर को ले लें, जूनियर को ले लें या आप टीम मैनेजमेंट को ले लें, इन सब का मकसद क्या है कि पाकिस्तान की टीम को आपने ऐसा बनाना है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके कंपीट करे और वन ऑफ द टॉप टीम्स में शामिल हो। सो इस सोच को सामने रखते हुए ना किसकी ना है ना कुछ है, क्योंकि हमने तो मिलजुल के काम करना है। हर एक की जो भी एडवाइजेस होंगी उसको अहमियत दी जानी है। देखें, एक आध पॉइंट मैं अच्छा बता दूंगा, 2-3 पॉइंट दूसरे जो मेरे साथी हैं वो अच्छा बना देंगे, तीसरे चौथे पॉइंट जो टीम मैनेजमेंट हमें अच्छा बना देगी, तो इसका जब मिक्स होकर उसका नतीजा निकलेगा तो इस बात के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं कि चीजें बेहतर होंगी। ये तो खैर आपने बजा फरमाया, क्योंकि खालिद महमूद साहब उस दिन मेरे साथ मौजूद थे, फॉर्मर सेक्रेटरी, फॉर्मर चेयरमैन, उनका भी ये कहना था कि जो डिसेंसी है, जिस तरह वेल कल्चरड है और जिस तरह आप जो सॉफ्ट स्पोकन है, वो कामयाबी की एक वजह है कि जब हर बोर्ड का हिस्सा होते हैं। इस पर भी मैं जरूर आऊंगा, लेकिन साथ साथ ये बताइएगा कि हर वर्ल्ड कप से पहले हमेशा ये बात शुरू हो जाती है कि मोहम्मद आमिर को टीम में लेकर आओ, शोएब मलिक को टीम में लेकर आओ। ये बातें आप तक भी पहुंच रही होंगी, इस हवाले से कोई प्रेशर है, कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, देखिए, इस किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर आपको याद होगा कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी शोएब मलिक जो थे वो किसी कंटेंशन में नहीं थे और इत्तेफाक से उस वक्त मैं ही चीफ सिलेक्टर था, तो मैं ही उसको लेकर आया था। बल्कि उसको लोगों ने बड़ा एतराज भी किया था कि शोएब मलिक को क्यों लिया है, लेकिन लेटेस्ट स्टेजेस में उसने वहां परफॉर्म किया। लेकिन अगर ओवरऑल देखें, आपको आजकल का करंट मिक्स भी देखना होगा कि आपके पास जो मौजूदा लॉट है, क्या उसमें किसी ऐसे प्लेयर की जगह बन रही है या नहीं बन रही? अगर क्या दोनों प्लेयर्स अगर एक ही जैसे हैं तो इसको हम किसी यंग प्लेयर को रख लें या हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए? सो ये बहुत सारी चीजें सोच आपके जहन में आती है, लेकिन ऑब्वियसली जब कोई आप फैसला करते हैं तो एक मुश्तरका फैसला होता है, सबकी उसमें वो राय शामिल होती है और उसके बाद जो अक्सरियत कह रही होती है आपको वो उसको फिर मानते हैं। सो मेरे अपने नजदीक ऐसी कोई भी चीज नहीं जो लोगों ने, देखिए मैं वही कहता हूं कि इस वक्त तो मुल्क में अगर देखा जाए तो हर बंदा ही तो क्रिकेट एक्सपर्ट है। कौन ऐसा बंदा है जो क्रिकेट के बारे में आपको टीम बना के नहीं देगा? सो उनकी अपनी सोच होती है, जो टीम बैठ के हम बनाते हैं हमारी अपनी सोच है, टीम मैनेजमेंट साथ बैठी भी होती है, उनकी अपनी सोच होती है। ठीक है, तो अरुण भाई, जो टीम आप सिलेक्ट करेंगे, आप समझते हैं वो ज़हनी तौर पे इतनी मैच्योर है, इतनी वो उसको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा कि वो ऑनलाइन कोचिंग भी समझ ले और वो मिकी आर्थर की जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसकी इंग्लिश को भी समझ ले, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग की भी बहुत बात हो रही है। इस हवाले से भी आपका काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
देखिए अभी तो कोई चीज तो अनाउंस हुई नहीं, इसलिए अभी एक जो स्पेकुलेशन चली जा रही है, लेकिन जैसी जब भी कोई चीज अनाउंस होगी तो वो देखेंगे। और जहां तक आप अगर बात करते हैं तो मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो बॉब वुलमर was a successful captain. इसी तरह अगर आप लॉसन को लेते हैं, वो भी आगे अच्छा कैप्टन था। सो जो लोग ये कहते हैं ना लैंग्वेज बैरियर, हाँ ये जरूर है कि हमारे प्लेयर्स शायद उनसे गुफ्तगू में हिस्सा ना ले सकते हो, कॉरस्पॉन्ड कॉन्वर्सेशन में उनका इशू हो, लेकिन वो जो अंग्रेजी बोलते हैं वो तो समझते हैं। वो आई थिंक हर प्लेयर समझ लेता है कि वो कोच क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बेसिकली वो लोग की एक एथिक्स होती है, उनकी एक रिजीम होती है ट्रेनिंग की, उनका एक पूरा मॉड्यूल होता है जिसके मुताबिक वो उसको प्लेयर्स को ट्रेन कराते हैं। और वो ट्रेन कराने से वो प्लेयर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो जाके आगे खेल रहे होते हैं। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो जो भी पिछले कोचेस रहे हैं हमारे बाहर के आने वाले, उनके जमाने में टीमों ने कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर हासिल की है। सो इसलिए हमें इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बातचीत अभी नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी कि आगे फ्यूचर क्या कहता है, उसके बाद हम देखेंगे इसको। ठीक है, अच्छा हारून भाई, आज जरा मुझे एक वो राज बता दें कि क्या वो राज है कि हर बोर्ड में किसी न किसी हैसियत में हारून रशीद साहब मौजूद होते हैं और हर बोर्ड के सेटअप का हिस्सा होते हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी जाती तौर पर बात करूं तो अगर मैं नाश्ता करता हूं, अंडा पराठा खाता हूं, तो पहले अंडा खत्म हो जाता है या पहले पराठा खत्म हो जाता है। चाय में बिस्किट डिबो के खाता हूं तो बिस्किट चाय में गिर जाता है, दूसरा बिस्किट डालता हूं तो वो भी बिस्किट गिर जाता है। आपके पास ऐसा क्या आर्ट है कि आप हर सेटअप में सेट होते हैं? अली, क्या इसका जवाब मुझे देना मुनासिब लगता है? नहीं, क्योंकि तनकीद होती है सर, ये आप नहीं देखिए मैं आप नहीं देखिए मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ ना। जनरल तौकीर जिया साहब के साथ मैंने काम किया, वो चेयरमैन थे। जावेद बरकी साहब के साथ मैंने काम किया, वो चेयरमैन थे। माजिद खान के साथ मैंने काम किया, वो सीईओ थे। उसके बाद मैंने नसीम अशरफ साहब के साथ काम किया, शहरियार खान साहब के साथ काम किया, नजम सेठी साहब के साथ मैंने काम किया, और भी जितने चेयरमैन आए उनके साथ मैंने कहा। आप मुझे बताएं कि ये तमाम शख्सियात वो हैं, क्या वो किसी ऐसे बंदे को अपने साथ शामिल करेंगी कि जो उनको डिलीवर ना करके दे? सो आई थिंक मेरे अपने नजदीक आपको ये सवाल जो है ना, ये उनसे करना चाहिए कि आप हारून को क्यों ले आते हैं दोबारा। मेरे अपने नजदीक मैं जो भी चीज मैं कर रहा होता हूँ उसके सामने मैं जाके जो मर्जी किसी को कह दूं, या चेयरमैन अपने जो भी मेरे हैं उनको मैं कह दूं तो चुप करके साइन कर देंगे। वो 10 सवाल करते हैं मुझसे, वो बहुत सारे आर्गुमेंट्स करते हैं मुझसे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये आप कैसे कह रहे हैं, ये कैसे। सो ऑब्वियसली मेरे पास उसके अगर कोई ना कोई जवाब होगा तो तब जाके वो कन्विंस होंगे ना। सो मेरे अपने नजदीक मेरा शुरू से ये रहा है, देखें आप मेरा सीवी उठा के देख लें, ठीक है, उसमें आप देख लें कि मैंने क्या क्या चीजें की। और देखें मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए जो भी आप काम करते। आप सिर्फ बैठ के सीट पे काम करके आप बैठ गए वो नहीं है, लेकिन अगर आपके काम से रिजल्ट्स अच्छे निकल रहे हैं, और प्रॉब्ली यही वो असेसमेंट है या यही वो एवेल्युएशन है जो मेरा ख्याल है मेरे बॉसेस करते होंगे। ठीक है, और आप जो बात कर रहे हैं ये बात करनी चाहिए। मैंने आपसे भी खुद ही शो में तस्करा किया कि खालिद महमूद साहब से भी आपका मैंने तस्करा किया था, और इसके नजम सेठी साहब चेयरमैन थी तो उस वक्त भी आपके हवाले से बात की थी, तौकीर जिया साहब से भी बात की थी। चूंकि इस वक्त आप मौजूद है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे ही जान लूं उस राज को कि जिसके तहत आप हर बोर्ड के सेटअप का हिस्सा होते हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारून भाई से जरा कुछ और गुफ्तगू करेंगे इनके इस सिलेक्शन के हवाले से भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम हारून रशीद साहब से बात कर रहे थे और वो बता भी रहे थे कि क्यों कर वो हर बोर्ड के सेटअप का हिस्सा है। हारून भाई, जब किसी को ओहदा मिलता है तो उस पर फिर तनकीद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, और कुछ जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं मुनासिब नहीं लगता जिन अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी तहजीब तो ये गवारा नहीं करती और ना तरबियत इजाज़त देती है कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ। जब आप तक ये बातें पहुँचती हैं कि आपने जिन प्लेयर्स को आपने खेलते हुए देखा, जिनको शायद आपने खिलाया भी हो, वो इस किस्म के जब जुमले, इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो क्या फील करते हैं आप? मैं तो कुछ भी फील नहीं करता। आप इतने अरसे से मुझे देखते हैं, आपने देखा कभी कभी मैंने कोई रिएक्ट किया हो किसी भी तनकीद के ऊपर? क्योंकि मैं ये फील करता हूं कि हर एक को अपने आज़ादी राय का हक है, वो बिल्कुल आज़ाद है, जिस तरीके से मर्जी वो बात करना चाहे करें। लेकिन मुझे तो उन्होंने तो असेस नहीं करना, मुझे तो असेस उन्होंने करना है जिन्होंने मुझसे काम लिया। नहीं सर, लोग तनकीद कर रहे हैं ना कि मैं तो सर आपकी कंसंट्रेट करता हूं। सर अल्लाह ताला आपको और सेहत दे।
करो अली, अल्लाह ताला का मैं तो शुक्र अदा करता रहता हूँ। तनकीद के ऊपर जो है मैं आई थिंक अगर तो तामीरी तनकीद हो तो मैं तो उसके लिए बहुत एंजॉय इसलिए करता हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, नहीं लेकिन अगर आप देखें, मुझे सिर्फ ये अफसोस होता है कि जो लोग भी तनकीद कर रहे हैं कि आप या जितने भी लोग हैं उनको थोड़ा परख तो लेना, उनका बैकग्राउंड, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ इन एनी शेप, आप वो देख लें। अगर वो समझते हैं कि आप उनसे मुझसे मैच करवा सकते हैं, मुझसे कर लें कि ओवर द इयर्स क्या उन्होंने काम किए और ओवर द इयर्स मैंने क्या काम किए, तो मेरा ख्याल आप सब लोग को खुद ही जांच लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी इस बात पे मैं भी जो है अपने शोज में भी मैंने बात की है, सोशल मीडिया पे भी बात की है कि आप तनकीद जरूर करें, लेकिन सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है वो मुनासिब होना चाहिए। क्योंकि आपकी उम्र को लेकर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि जी कब तक जो है वो हारून रशीद साहब बोर्ड के सेटअप का हिस्सा रहेंगे। अली मुझे ये बताएं, क्या मतलब अगर हर फील्ड में कोई बंदा जब अपने एक्सपीरियंस के इंतहा को पहुंचता है तो उसके एक्सपीरियंस को ही आप यूज करते हैं कि आपके मीडिया में लोग ऐसे नहीं है जो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और उनके अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आज उनका बड़ा नाम है। सो ये हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपीरियंस होता है वो काउंट करता है। तो मेरे अपने नजदीक ठीक है, हर एक अपना सोचने का अंदाज है, अल्फाज का उनका अपना चुनाव है। आई थिंक इससे उन्हीं की उसका पता लगता है शख्सियत का कि वो किस शख्सियत के मालिक है। सो मुझे तो कुछ नहीं है, मैं मेरे किसी से ना कोई कोई ऐसी ग्रज है जिससे मैं कहूं कि मैं उसको पसंद नहीं करता। मेरे लिए तो वो आप यकीन करो, वो मुझसे मिलते हैं, मैं उससे बड़े अच्छे तरीके से फिर भी मिलता हूं। मैंने कभी किसी को गुस्से का इजहार नहीं किया। मिलते हैं, मैं सबसे पहले मैं खुद सलाम करके जाकर उनसे हाथ मिलाता हूं। सो ये कोई मेरे लिए कोई इशू नहीं। बड़ा इल्जाम एक आप पे लगाया जाता है और हम जानते हैं कि फिर वही बात आती है कि हम शोज में हम बात अक्सर इस बारे में करते भी रहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड ने जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म किया तो उसमें हारून रशीद साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और वही हारून रशीद साहब अब डिपार्टमेंट क्रिकेट के खोलने की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को वो परसू भी कर रहे हैं कि अपनी टीमें खोलें। तो ये कोई खुला तजाद नहीं है? अली आपको मैं एक चीज बता, आप के साथ पता नहीं मैंने ये डिस्कस किया या नहीं किया, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि जो प्लान हमने बनाया था, जो टास्क फोर्स बनी थी, उसने जो प्लान बनाया था उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म नहीं हुई थी, बल्कि मिक्स एंड मैच हुआ था और किसी किस्म की कोई भी तब्दीली उसमें नहीं थी, सिवाय इसके कि 16 टीमें जो है वो 8 टीमें हो गई थी। डिपार्टमेंट्स का भी रोल बन गया था और रीजन्स का भी रोल बन गया था। अच्छा, ना किसी की जॉब जानी थी ना कुछ होना था। लेकिन वो जो हमारा जो प्रपोजल था वो तो रिजेक्ट हो गया ना। वो जो आपके जो पिछले प्राइम मिनिस्टर थे, ऑब्वियसली हमारे ग्रेट क्रिकेट कैप्टन थे इमरान खान, उनके जहन में तो ऑस्ट्रेलिया का 6 क्रिकेट वो जो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था ना, वो तो चाह रहे थे कि आप वो लेकर आओ मेरे पास, ये आप छोड़ दें सारी चीजें। तो जो प्लान हम लेके गए थे उसमें डिपार्टमेंट, तो इसलिए ये भी मैं इस तजाद को खत्म कर दूं कि ऐसा नहीं था जो लोग ये बात कर रहे हैं। मैं तो उस पूरी जो उसमें प्रपोजल में ये चीज लेके गया था कि ये दोनों मिलजुल के काम करें और पाकिस्तान। तो फिर हारून भाई मेरे पास 10 सेकंड है, फिर आप नहीं समझते कि आपको बिला वजह में विलन बनाया गया इस पूरे मुद्दे को लेके, और आपने कभी क्लियर भी करने की कोशिश नहीं की इस चीज को? नहीं, मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। आज आपने पूछा तो मैं क्लियर कर रहा हूँ, वरना मैं हर जगह तो जाके क्या क्लियर, आपने आज पूछा तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। और मेरा ख्याल है जो लोग भी हमारे साथ उससे गए थे, चाहे वो जनरल मुजम्मिल हो, चाहे वो एहसान वानी साहब हो, वसीम खान साहब हो, उनको सबको पता है कि हम कौन सा प्रपोजल लेके गए थे। सो इन एनी वे जो भी लोग समझते हैं उनको करने देते, तनकीद उससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी। उनसे बात करते हैं उनकी सिलेक्शन के हवाले से, उनकी पॉलिसीज अप्रोच के हवाले से। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और रोमान रईस फाउंडेशन के सेक्रेटरी मिसबाह खान ने, कि जिनकी क़यादत में जो है वो एक ज़बरदस्त इवेंट जीतने में जो है वो डेयर कराची की टीम कामयाब हुई है। शो में खुश आमदीद कहेंगे। मिसबाह जरा इस विक्ट्री के हवाले से बताइएगा कि ये कामयाबी आपने हासिल की है और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम आपने बुलंद किया। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 5 टूर्नामेंट्स में से ये चौथा टूर्नामेंट हमने अपने नाम किया है। लास्ट ईयर हम सेमीफाइनल हार गए थे, मगर इस साल लड़के बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी थे और फोकस भी थे और
और क्योंकि आपको ये पता है ये जितना शॉर्ट फॉर्मेट होता है उतना ज़्यादा ही आपको फोकस रखना पड़ता है, वरना एक ओवर में ही मैच चेंज हो जाता है। और लड़के बहुत ज़्यादा मोटिवेट थे और ये वही लड़के हैं जो पूरा साल एक साथ खेलते रहते हैं। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपनी टीम को डेवलप किया था और बनाया था ताकि एक दूसरे का मतलब सपोर्ट कर सकें। और लड़के मतलब अच्छी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये थी कि उन लोगों को एक दूसरे की वीकनेस और पॉजिटिव पता था। तो एक टीम बनाने के लिए बहुत मेन पॉइंट होता है कि लड़कों को एक दूसरे को कवर अप करना आना चाहिए। तो इस तरह लड़कों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की। सेमीफाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एवन ग्रीन को हराया जो लास्ट ईयर के चैंपियंस थे, और फाइनल में हमने CCN FC को हराया जो इंडिया की टीम थी, और जो राउंड मैचेस में जिन्होंने हक ब्रदर्स की जैसे स्ट्रॉन्ग टीम को हराया, शिकस्त दी थी। और हमने मतलब बहुत आप कह रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से वन साइडेड मैच हमने फाइनल उनको हराया। सेमीफाइनल काफ़ी मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत कड़ा मतलब नेल बाइटिंग हुआ था क्योंकि हमारे 3 बॉलों पे 2 आउट हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने 78 रन से स्कोर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम फतह याब हुए। आपको पता है जैसे उसमें टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद शमी, बिलावल भट्टी, साद नसीम, लाल कुमार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी उनकी। हमारे लड़कों ने बिल्कुल ही मतलब अच्छा मिसबा ये बताएंगे जब फाइनल में किस अप्रोच के साथ उतरे थे आप, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि फाइनल तक आप पहुंचे जरूर थे लेकिन गुजरात 2-3 साल से जीत नहीं पा रहे थे। अली भाई टोटल 16 टीम्स थी जिसमें से इस बार 4 बांग्लादेश की टीम्स थी जिसमें BPL के प्लेयर्स थे, और 4 इंडिया की टीम्स थी, 3 पाकिस्तान से थी, 2 यहाँ लोकल टीम्स थी, 2 हांगकांग की थी। इस तरह 16 टीम्स के 4 ग्रुप्स बने थे। हर ग्रुप की टॉप टीम जो होती है वो कप के लिए खेलती है। सेमीफाइनल और फाइनल, सेमीफाइनल हमारा एवन ग्रीन से हुआ था जो लास्ट ईयर के चैंपियंस थे, और फाइनल हमारा CCN FC से हुआ था। सर फाइनल में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉजिटिव थे। पॉजिटिव इस सेंस में देखिए जो टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम थी हमारे बाद वो एवन ग्रीन थी जो, और उनको हमने जिस तरह से हमने मतलब मैच शिकस्त दी, लाइक हमारे 2 आउट हो गए थे 1 रन के ऊपर, और उसके बाद हमने 78 करके वो मैच जीता। तो लड़के मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि यार हम लोग इतनी बुरी सिचुएशन से भी उठे और हमने इतनी अच्छी टीम को शिकस्त दी। तो फाइनल में हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे क्योंकि हमें आइडिया था, हमें गेम प्लान था, फिर हम टॉस भी विन किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फोकस यही था कि ठीक है मिसबा ये तो क्रिकेट की बात हो गई, लेकिन अभी रमज़ान भी आ रहे हैं और रमज़ान में रोमान रईस फाउंडेशन जिस तरह से काम करती है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, और आप बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। आप हुए, असद जाफरी हुए, अब्बास नकवी हुए, अश्तर रज़ा हुए, और भी आपके साथ लोग हैं कि जो इस फाउंडेशन के अंदर बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं रोमान रईस की सरबराही में। और GT की आवाज़ पे आपने जो है हमने एक व्हील चेयर की एक रिक्वेस्ट हमने जो है वो अपने स्क्रीन के ज़रिए हमने एक आवाज़ उठाई थी, और आपने उन बच्चों को आपने स्पेशल एक व्हील चेयर भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दी। इस हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई पूरा साल ही रोमान रईस फाउंडेशन काम करती रहती है और जो भी हमारे पास रिक्वेस्टें आती हैं हम उसको पूरा करते रहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, रमज़ान बिल्कुल सर पे ही आ गया है, अब उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह आपको सोशल मीडिया पे भी उसका काम होते हुए दिखेगा। नॉर्मली हम सैरी भी खिलाते हैं, मतलब इलाकों में जा के इफ्तार हम मेन जौहर मोड़ पे कराते हैं। उसके अलावा जो मुस्तहिक लोग हैं उनको राशन भी पहुँचाते हैं। और आपको जिस तरह पता है इस वक्त पाकिस्तान की जिस तरह की सिचुएशन है, तो इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी रिक्वेस्टें मौजूद हैं, मगर जारी बात है फंड्स की कमी की वजह से हम उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े तरीके से हम करे जा रहे हैं, जिसमें शादी भी है, शादियां होती हैं उसमें जो अखराजात हैं, उसके अलावा जो इलाज है क्योंकि हॉस्पिटल आपको पता है कितना महंगा हो गया पाकिस्तान में, तो उसमें भी लगे हुए हैं। और जिस तरह अली भाई आपने ये व्हील चेयर की बात की, देखें आप जैसे लोग ही हैं जो हमें फाइंड आउट करवाते हैं कि यार कौन एक्चुअल मुस्तहिक है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है वो काम वेरिफिकेशन करने के बाद उस चीज़ को पूरा करने का। तो हम उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमें इस तरह के लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ये एक तरह से आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने जिसको रेफ़र किया है यार वो बिल्कुल मुस्तहिक है, तो बस आपकी एक कॉल के ऊपर हमने किया। और माशाल्लाह हमारे बहुत ऐसे भाई हैं, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे एरिया से, कराची से या पाकिस्तान से इवन पूरे, वो हमें ऑन एंड ऑफ बताते रहते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम वो रिक्वेस्टों को पूरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिसबा हमारे साथ मौजूद थे थाईलैंड से और बात कर रहे थे फाउंडेशन के हवाले से और टीम ने परफॉर्मेंस दी। इस हवाले से हम दुआ गो हैं कि इसी तरह रोमान रईस फाउंडेशन रोमान रईस की सरबराही में काम करते रहे और आप जैसे डेडिकेटेड लोग जो है वो इसी तरह से इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालते रहें और अल्लाह ताला आपको इसी तरह से अजर देते रहें। मजीद कामयाबियाँ, कामरानियाँ जो हैं मिसबा खान आपके नाम के आगे दर्ज होती रहें। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मिंताई मशकूर है हारून रशीद साहब के
और मिसबा खान के जो हमारे साथ आज शो का हिस्सा थे। ये इस वीक का हमारा ये लास्ट शो था। इंशाल्लाह PSL के स्पेशल शोज के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।